राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। उनके साथ सीएम धामी भी पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आगमन पर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। दीक्षांत समारोह में 434 मेडिकल विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। इस दौरान जेपी नड्डा ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। जेपी नड्डा ने सीएम धामी के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में एरो मेडिकल सेवाओं का दौरा किया और ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर एक्वाइंग और संचार प्रणाली का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। जहां एम्स मेडिकल कॉलेज में 434 छात्रों को आज डिग्री बांटी गई। 5वां दीक्षांत समारोह है। इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, जहां करीब 434 बच्चों को डिग्रियां बांटी गई। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। एम्स ऋषिकेश पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और उत्तरदायित्व के एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है। आज आदरणीय नड्डा जी के द्वारा यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम और नॉर्मिंग सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक्स का भी लोकार्पण किया गया। ये सुविधाएं राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि एम्स ऋषिकेश हमारे पूर्वोत्तर राज्य के लिए केवल एक अस्पताल नहीं है, बल्कि उस संजीवनी के समान है जहां में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही है। हमें उत्तराखंड राज्य की सौगात देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उत्तराखंड को जो एम्स रूपी दिव्य संजीवनी रूपी भेंट की गई, वो आज एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रही है जहां चिकित्सा के साथ साथ करुणा और संवेदना का समागम देखने को मिलता है। ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम साथ में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन होगा। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी को 1947 में हमें आजादी। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वन। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश की एक। तो उसमें बहुत चर्चा होती है कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहां तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार की आज एक अहम कैबिनेट बैठक है। सचिवालय में शाम 6 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकते हैं। कई अहम फैसलों पर मंत्रिमंडल आज मंथन करेगा। धामी कैबिनेट की आज बैठक होगी। बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाओं को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट खेती की नीति
कीवी, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की नीति शामिल है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और होम स्टे सेवा योजना को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। आज शाम 6 बजे धामी सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें कई अहम फैसलों पर मंत्रिमंडल मंथन करेगा। कई परियोजनाओं पर मुहर लग सकती है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हमारे साथ हरीश खनेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। हरीश, शाम 6 बजे ये बैठक होनी है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए शिवानी, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक की जाएगी। शाम लगभग 6 बजे बैठक शुरू होगी। सभी मंत्री इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा कुंभ को लेकर के भी इसमें चर्चा की जा सकती है, कुंभ किस तरह से किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम नंदा देवी राजात की अगर बात करें तो नंदा देवी राजात प्रदेश में होना है, उसके लेके भी बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा महिला नीति को लेकर के, साथ ही साथ जो समय की अगर बात करें तो जो विभाग है और साथ ही जो कर्मचारी है उनमें संशोधन की बात यहाँ पर की जा रही थी, उसमें भी चर्चा की जा सकती है। तो ये माने कि आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और महिला नीति के साथ साथ अगर हम प्रदेश के उन इलाकों की बात करें जहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात सरकार कर रही है, तो उनको किस तरह से प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो आज शाम 6 बजे देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हरीश, आप बने रहे हमारे साथ, ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देहरादून में डेंगू ने दस्तक दे दी है। बड़ी संख्या में मरीजों का टेस्ट हुआ है और 15 मरीजों में एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आया है। स्वास्थ्य विभाग में इससे हड़कंप मच गया है। देहरादून में 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अप्रैल महीने में ही डेंगू के मरीज आने से लोग भी दहशत में हैं। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच अस्पतालों में तेज बुखार, जोड़ों का दर्द की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे थे, जो लक्षण डेंगू से मिलते जुलते थे। मरीजों की एलाइजा जांच के बाद डेंगू वायरस की पुष्टि हुई है। देहरादून के श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल में 13 दिनों में कुल 710 मरीज का एलाइजा टेस्ट कराया गया, जिसमें 13 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जबकि ग्राफिक एरा अस्पताल में 12 दिन में 50 लोगों का एलाइजा टेस्ट कराया गया, जिसमें 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा देहरादून के दून अस्पताल में भी बड़ी संख्या में मरीज डेंगू जैसे लक्षण पाए गए जाने पर एलाइजा टेस्ट कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो देहरादून में डेंगू के दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से हरीश, आपका रुख करेंगे। डेंगू का दस्तक अभी से आ जाना किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग को अभी से अलर्ट हो जाना होगा? देखिए शिवानी, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय है और जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग इस बात की बात करता है कि वो डेंगू से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो कहीं धरातल पर दिखता नजर नहीं आता है। ऐसे में अगर हम तमाम उन इलाकों की बात करें जहां पर लोगों में इस तरह की समस्या हो रही है, इस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, और एक बड़ा जो आंकड़ा इस समय जो 2 निजी अस्पताल हैं उनमें निकल के आया है। हालांकि अगर दोनों अस्पताल जो सरकारी और जिला अस्पताल कॉर्पोरेशन की बात करें तो वहां पर इस तरह की कोई भी चीजें अभी तक सामने नहीं आई है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं जो जांच है उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है और जो सार्वजनिक तौर पे जो चीजें निकल के सामने आनी चाहिए थी कि डेंगू किस तरह से अपने पैर पसार रहा प्रदेश में, तो वो अभी तक नहीं दिख रहा है। अगर हम जो ग्राफिक एरा की बात करें तो वहां पर 2 मरीजों में एलाइजा जांच के बाद ये पता चला है कि उनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम महेंद्र इंद्रेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 लोगों में डेंगू की पुष्टि है। लगभग करीब 700 से ज्यादा जो मरीज हैं उन्होंने अपना एलाइजा यहाँ पर जांच करवाया था और उसके बाद इसमें चीजें निकल के आई हैं कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, यहाँ पर ये दावा करते हैं कि वो मोहल्लों में, गलियों में और कस्बों में इस तरह का छिड़काव कर रहे हैं और साथ ही साथ फॉगिंग कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है। कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं वो स्वास्थ्य विभाग की चिंता नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम उन लोगों की भी चिंता बढ़ा रहा है। जी
बिल्कुल। और हरीश, भले ही सरकारी अस्पतालों में आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वो कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल से जिन मरीजों के टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं वो इन दावों की पोल खोल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी भी तरह के रखरखाव का अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, छिड़काव भी नहीं की जा रही है, तो क्या इलाके के लोग भी इस बात का संज्ञान देने के लिए अधिकारियों तक पहुंच नहीं रहे? देखिए, जिस तरह से बात करें तो इलाके की, अगर उन इलाकों की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं, मलिन बस्तियों की बात करें, जो नाले किनारे रहने वाले लोग हैं, जो रिस्पना और अन्य नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये चीजें पाई जाती हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जहां हर बार तैयारी की बात करता हूं और जिस तरह से छिड़काव और तमाम जो फॉगिंग किया जाता है उसकी बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन ये मीटिंग भी पहले से ही हो रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी इस तरह की चीजें नहीं देखी गई है। तो कहीं न कहीं लोगों में भी इस बात को लेकर के नाराजगी है। और जो आंकड़े इस समय 2 निजी अस्पतालों ने सार्वजनिक किए हैं, तो कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है उनके पसीने निकालने का काम कर रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि आप तमाम उन जगहों पर जा करके छिड़काव और फॉगिंग का काम करें, ताकि जो लोग हैं वो ये जो संख्या है वो और ज्यादा ना बढ़ सके। तो क्योंकि अभी गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, अभी पूरी तरह से गर्मी नहीं शुरू हुई है। ऐसे में अगर हम मई और जून की अगर बात करें, तो अगर इस तरह से चलता रहा तो कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं ये वाकई में चौंकाने वाले ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए और खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और अप्रैल के महीने में ही इन आंकड़ों का सामने आना ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आम जनता भी अपने स्वास्थ्य और सेहत को लेकर के लापरवाह है। तो हरीश, क्या पिछले साल जागरूकता अभियान, क्योंकि हर बार चलाया जाता है डेंगू को लेकर के, उसका असर क्या पिछली बार भी कम देखने को मिला था जो इस बार कंटिन्यू नहीं हुआ? देखिए शिवानी, मैंने कहा कि इससे पहले जो चीजें थी वो जून की बात होती थी, लेकिन इस बार जो पेशेंट जो आए हैं तो वो अप्रैल के महीने में आए हैं, यानी कि अभी गर्मी शुरू ही हो रही है। इससे पहले ही जो डेंगू के पेशेंट है उनमें कहीं न कहीं संख्या उनकी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उनको चाहिए कि न केवल सिर्फ एसी कमरों तक सीमित रहें, बल्कि धरातल पर काम करने की जरूरत है, ताकि जो फॉगिंग है, जो छिड़काव है वो किया जा सके। और इसके साथ साथ ही नगर निगम को भी जरूरत है कि वो कमरों से बाहर निकल के आके और छिड़काव का काम करें और फॉगिंग का काम करें। लेकिन अब जो आंकड़े जो निकले हैं और वो 2 अस्पताल हैं, खासतौर पर जो निजी अस्पताल हैं, उन्होंने ये आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये संख्या जो है वो जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी जरूर होगी। लेकिन कहीं न कहीं जो लापरवाही है, इसमें लापरवाही से कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम अस्पतालों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, तो लगातार स्वास्थ्य मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि वो डेंगू से निपटने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य सचिव भी इस बात को बराबर कह रहे हैं कि वो जो डेंगू से निपटने के लिए तैयार हैं स्वास्थ्य विभाग, और डीजी भी ये कह रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब जो आंकड़े जो निकल करके सामने आए, उससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अब अप्रैल माह से अगर इस तरह की चीजें सामने निकल रही हैं, तो कहीं न कहीं जो संख्या है ये और ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसमें ऐसे में सभी जो विभाग तो लाख दावे किए जा रहे हो कि डेंगू से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार तैयार है, लेकिन ऐसा धरातल पर लग नहीं रहा। जो रिपोर्ट सामने आए हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो इन तमाम दावों के पोल खोल रहे हैं। और अप्रैल के महीने में इन आंकड़ों का सामने आना बताता है कि कमर कसने की जरूरत है और छिड़काव की जरूरत है। अभी से लोगों में डेंगू को लेकर जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। हरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और भाजपा धामी के दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा होने पर जश्न मना रही है, तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल में महिला अपराध में वृद्धि हुई है। अपराधियों पर शासन प्रशासन का कोई भी डर नहीं है, ना ही पुलिस अपराध को रोकने में कामयाब साबित हो रही है। महिला अपराध में निश्चित ही बीजेपी के शासन में बढ़ोतरी हुई है। ममता जोशी बहुगुणा, अंकिता भंडारी, संतरेसा में वो बेटी, उत्तरकाशी की 4 बहनें, मैं रोज कह रहा हूँ, पिंकी, और अभी उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या होना, इनके 2 मंडल अध्यक्षों का जमानत में होना, और जमानत इसलिए कि 4 दिन तक मेडिकल नहीं हो रहे हैं, केस कमजोर किए जा रहे हैं। उसके अलावा बागेश्वर में घटना घट गई है। तो ये सारी चीजें साबित करती है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है तंत्र फेल है और अपराधी को संरक्षण मिल रहा है।
यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पौलगांव सुरंग का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। NHIDCL के मुताबिक ये सुरंग आगामी 16 अप्रैल को आर पार होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 16 अप्रैल को टनल के बहुप्रशिक्षित ब्रेक थ्रू के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री का भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। पुलिस अधीक्षक और NHIDCL के अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई और इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए भव्य कार्यक्रम की योजना भी बनाई गई है। तारीख को इस टनल का ब्रेक थ्रू होना है, तो उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का आना प्रस्तावित है। तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम लोग SP मैडम के साथ यहाँ एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो अंदर तक जहाँ इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है, वहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रोड बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को या उससे पहले, जब भी ये लोग करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके पोलगांव को अभी इसका प्रोग्राम 16 अप्रैल 2025 को इसका प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे ऑनरेबल CM और केंद्रीय मंत्री हमारे आने वाले हैं और इसी के साथ NHIDCL के उच्च अधिकारियों का भी प्लान है इसमें आने का। अभी हमारा पूरा टनल प्रिपेयर्ड है ब्रेक थ्रू के लिए और अभी मात्र 2 मीटर बचा है। आज हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि जिस टनल का आज 16 तारीख को ब्रेक थ्रू होना है, उसके ओपनिंग के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आगमन होगा। और ये टनल एक ऐतिहासिक टनल है जिसका विश्व में एक अलग नाम है। आपने विगत वर्ष आपने देखा होगा, यहाँ पर ये टनल हादसे में 41 मजदूर जहाँ हमारे अंदर फंस गए थे और ऐसे प्रसिद्ध बाबा बौखनाथ देवता के आशीर्वाद से वो मजदूर सभी सकुशल बाहर निकले और आज हमारी टनल भी बनकर तैयार हो गई है। तो हम इसकी सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में आज हमारी टनल लगभग ये 4.5 किलोमीटर की टनल बनकर तैयार हो गई है, जिसका लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी फायर सर्विस द्वारा फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी के द्वारा स्मृति परेड का आयोजन किया गया और विगत वर्ष में शहीद हुए अग्निशमन कर्मचारियों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया, जिसके बाद फायर सेफ्टी वीक की स्पेशल टीम और अग्निशमन वाहनों को प्रभारी SHO ने फायर स्टेशन से नगर क्षेत्र के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीम संपूर्ण नगर क्षेत्र, मुख्य बाजार से लेकर रविग्राम, नरसिंह मंदिर क्षेत्र में रैली निकालकर फायर सेफ्टी संबंधित जन जागरूकता और प्रचार प्रसार के साथ अग्नि सुरक्षा संबंधित पैम्पलेट का वितरण कर रही हैं। अग्निशामकों को हमने फायर सर्विस परिवार ने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब फायर सर्विस के वाहन को हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और चलाया जाएगा। आग लगने के रोकथाम के उपाय और आग से बचने के रोकथाम के उपायों को हम जनता को सुझाव देंगे, बताएंगे और इस तरह से 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम स्कूलों में, कंपनियों में, सभी जगह जाकर के अग्नि से रोकथाम के उपायों को बताएंगे। और रुड़की के पिरान कलियर स्थित हरिद्वार यूनिवर्सिटी में बवाल देखने को मिला। हरिद्वार यूनिवर्सिटी के वार्षिक उत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम में मंच पर उस वक्त भगदड़ मच गई जब यूनिवर्सिटी में बाहरी लोगों और छात्रों के बीच आपस में जमकर लात घूंसे चल गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में वार्षिक उत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके चलते कॉलेज में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में लगभग आधा दर्जन छात्र और स्टाफ भी घायल हुए हैं।
वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ पिरान कलियर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मुक्तिधाम के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। तराई पूर्वी वन प्रभाग डिवीजन की गौला रेंज का ये मामला है। मृतक नर हाथी की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मृतक हाथी के शव को कब्जे में लिया। वहीं मौके पर पहुंचे उप प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि नर हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। मामले की जांच की जा रही है। साथ ही ट्रेन के लोको पायलट के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व में भी मादा हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई थी, जिसके बाद रेलवे द्वारा ट्रेन की गति धीमी कर दी गई थी, लेकिन फिर से घटना सामने आने के बाद मामले की जांच की जा रही है। उसमें लालकुआ के पास एक मुक्तिधाम के आसपास एक ट्रेन दुर्घटना हुई है, जिसमें एलिफेंट की एक डेथ हो गई मौके पे। वनकर्मियों द्वारा रात्रि में ही सूचना मिलने पर तत्काल रूप से स्थिति का क्षेत्र का मुआयना किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी ट्रेन ड्राइवर है उनको हमने क्षेत्र पे सारी टीम पहुंच गई है और पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। और नियमानुसार जो भी पायलट हैं, लोको पायलट हैं, ट्रेन के जो भी कर्मचारी इस ट्रेन चालक थे, उनके विरुद्ध जो नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं हरिद्वार जिले में लाइसेंसी हथियारों के शौकीनों को जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। डीएम ने 2 से अधिक लाइसेंसी शस्त्र रखने वाले शस्त्र धारकों को तीसरे शस्त्र का लाइसेंस जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ समय से जिले में लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की घटना बढ़ी है। वहीं जनवरी में खानपुर में पूर्व विधायक प्रणाम सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच हुई फायरिंग का मामला भी काफी चर्चा में रहा, जिसके बाद डीएम ने इस पर सख्ती दिखाई है। देखिए, 2019 से पहले ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति 3 शस्त्र रख सकता है। उसके बाद से ये नियम हुआ है कि एक व्यक्ति 2 शस्त्र से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो पहले बहुत सारे लोगों को 3 शस्त्र निर्गत किए गए थे, तो उसमें से अधिकांश लोगों ने अपने शस्त्र जो है वापस कर दिए थे। कुछ लोग अभी रह गए हैं। तो इसी के क्रम में ये निर्देश निर्गत किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर 2 से अधिक शस्त्र हैं तो वो जो तीसरा शस्त्र है, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो पहले भी अलाउ नहीं था, तीसरा वाला शस्त्र तत्काल सरेंडर कर